नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 26वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में जानेंगे। और आप लोगों का इसका थ्योरी क्लास को पढ़ा दिया हूँ मैं। और आज की क्लास में ना हम लोग ना इसका एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग अपना सिलेबस को देखोगे ना, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ने वाला है इकाई 6 में। और इकाई 6 में भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति में ना हम लोग जितने प्रकार के एमसीक्यू हो सकते हैं उन तमाम एमसीक्यू को पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद क्लास क्रमांक 27 जब लाऊंगा ना, तो उसमें आप लोगों का 1857 की क्रांति और उसके उदय के प्रभाव के जितने भी एमसीक्यू उसका बन सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँगा, ठीक है। और ये दोनों क्लास आप लोगों को आज ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है, क्योंकि आप लोगों को इस जनवरी माह में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी आप लोगों का मदद करने वाला नहीं है। जो आप ना आंसर लोगे उसी के आधार पर आप लोगों को नंबर मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को खुद से आंसर लेने की कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को पूर्ण रूप से पराजित किया गया? ऑप्शन ए अर्काट का युद्ध, ऑप्शन बी अड़यार का युद्ध, ऑप्शन सी वाड़ीवंश का युद्ध, या ऑप्शन डी पांडिचेरी का युद्ध। तो किस युद्ध से अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को पूर्ण पराजित किया गया, आप लोगों को ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी वाड़ी वंश का युद्ध करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को पूर्ण रूप से पराजित किया? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को जो पराजित किया गया वो जो युद्ध था वो वाड़ी वंश का युद्ध था। और वाड़ी वंश का युद्ध कब लड़ा गया था? वो 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया था। कब? तो 22 जनवरी 1760 को ये जो वाड़ी वंश का युद्ध है वो लड़ा गया था। और इस युद्ध में कौन कौन था? तो एक तरफ था फ्रांसीसी और दूसरी तरफ था अंग्रेज। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये जो वाड़ी वंश का युद्ध है वो लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज जो है वो विजयी हुआ। और अंग्रेजों के ने क्या किया, अंग्रेजों ने इस प्रकार से अपना जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका विस्तार किया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, वाड़ी वंश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को वाड़ी वंश के युद्ध के बारे में अपना ना पिछला क्लास जो थ्योरी क्लास है उसमें आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। तो ध्यानपूर्वक आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। मुगल शासनकाल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी अंग्रेज, या ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो क्या इसका आंसर होगा? आप लोगों को थ्योरी क्लास में आराम से बता दिया हो, नोट करने के लिए भी बोला था अपने पिछले क्लास में। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मुगल शासनकाल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे, ये आप लोगों को याद रखना है। और मैंने अपने पिछले क्लास में भी आप लोगों को इसके बारे में बता दिया हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि पुर्तगाली में कौन आया था। तो सबसे पहले वास्को डिगामा। कौन? वास्को डिगामा 1498 को आया था। कितना? तो 1498 को वास्को डिगामा जो थे ना वो पुर्तगाल के लिस्बन से सबसे पहले भारत में आए थे। और भारत के किस स्थान पे आए थे? तो वो केरल राज्य के कालीकट में आए थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ आया था, 1498 में आया था। और किस राज्य में आया था? तो भारत के कालीकट में आया था, केरल राज्य की। समुद्र को पार करके वो आया हुआ था, ठीक है। और 1498 में आया था। इतना चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। और अपने थ्योरी क्लास में भी आप लोगों को बता दिया हूँ इसके बारे में। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। और किसके शासनकाल में आया था ये बताओ ना। तो वो अकबर के शासनकाल में आया था। कब? तो वो अकबर के शासनकाल में आया था 1498 को। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। वास्को डिगामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1496, ऑप्शन बी 1497, ऑप्शन सी 1498, या ऑप्शन डी 1600। तो क्या इसका आंसर होगा? अब भी जस्ट आप लोगों को बताया हूँ इसके बारे में।
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी 1498 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वो 1498 में आया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और कहाँ से आया था? तो वो पुर्तगाल के लिस्बन से आया था। और भारत की किस स्थान पर आया था? तो वो केरल राज्य के कालीकट नामक जो स्थान है ना, वहाँ सबसे पहले 1498 में आया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा, ठीक है। वो प्रथम पुर्तगाली थे जो पुर्तगाल के लिस्बन से भारत आया था, ठीक है, अकबर के शासनकाल में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? ये भी तो सेम प्रश्न हो गया आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 3 जैसा। तो कब आया था? तो वो ऑप्शन नंबर बी 1498 एडी में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो अकबर के शासनकाल में आया था। कहाँ पर आया था? तो वो भारत के कालीकट में आया था, जो केरल राज्य में अभी वर्तमान में स्थित है। तो ये आप लोगों को याद रखना। और कहाँ से आया था ये वास्को डी गामा? तो पुर्तगाल के लिस्बन से आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को इतनी सारी चीज़ों के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। मुगल शासन काल में भारत में व्यापार के लिए आने वाला प्रथम यूरोपी, ये तो सेम प्रश्न फिर से हो गया, ये रिपीटेड, मेरा भी ना मैनेजर क्या क्या करता रहता, तो ये पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है, सेम प्रश्न में। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। और आप लोगों को ना प्रश्न क्रमांक पे ज़्यादा वो नहीं करना है, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, ठीक है। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियाँ व्यापार हेतु भारत आई थी। कौन कौन सा आया था? पहला अंग्रेज, दूसरा पुर्तगाल, तीसरा फ्रांसीसी और चौथा डच। क्या बोला है प्रश्न में? ध्यान से पढ़िए। आगमन के अनुसार इन शक्तियों को क्रमिक ढंग से सजाइए। मतलब ये 4 अलग अलग जो आए थे ना पुर्तगाल शक्तियाँ, तो उनको आप लोगों को बताना है। मतलब यूरोपीय शक्तियाँ जो आया था उनको ना क्रम वाइज आप लोगों को जमाना है। अपने थ्योरी क्लास में भी आप लोगों को बोला था कि याद रखना है इसके सीक्वेंस को बोल करके। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? इन चारों जो यूरोपीय है ना, तो उनको आप लोगों को क्रम वाइज जमाना है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2 4 1 3 जो सीक्वेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियाँ व्यापार हेतु भारत आई थी, जिसमें 4 अलग अलग शक्तियों को दिया था, मतलब यूरोपीय शक्तियों को दिया था। अंग्रेज दिया था, पुर्तगाल दिया था, फ्रांसीसी दिया था और डच दिया था। तो इसको आप लोगों को सीक्वेंस में जमाना था। तो सीक्वेंस क्या होगा इसका? सबसे पहला जो आएगा ना वो पुर्तगाली सबसे पहले आएगा 1498 में, आप लोगों को बताया था ना, वास्को डी गामा आया था सबसे पहला 1498 में। दूसरा जो होगा वो दूसरा में डच आएगा, और डच कब आया था? तो 1596 में आया था। कब? तो दूसरा जो होगा वो डच हो जाएगा, जो 1596 में आया था। उसके अलावा तीसरा जो होगा वो आ जाएगा अंग्रेज। अंग्रेज जो आया था वो 1600 में आया था। कब? तो अंग्रेज जो है वो 1600 में आया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और चौथा जो सीक्वेंस में आएगा वो फ्रांसीसी होगा, चौथा। फ्रांसीसी जो आया था वो 1664 में आया था। कब? तो 1664 में फ्रांसीसी आया था। तो ये चारों सीक्वेंस को आप लोगों को याद रखना है। और अगर आप लोगों को ना अलग अलग 6 जो यूरोपीय आया था ना कंपनियां, तो उसके बारे में बताओ ना, तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था 1498 में, दूसरा डच आया था 1596 में, तीसरा अंग्रेज आया था 1600 में, और चौथा डेनिस आया था 1616 में, और पांचवा जो रहेगा वो फ्रांसीसी आया था 1664 में, और लास्ट में जो आएगा वो स्वीडिश आएगा 1731 में। तो ये जो सीक्वेंस है आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था, इसी वजह से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो सीक्वेंस है ना उसे आप लोगों को नोट करके रखना है, इसीलिए आप लोगों को पहले थ्योरी क्लास में भी बताया हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक की थ्योरी क्लास को नहीं देखे होंगे तो पहले थ्योरी क्लास को देख लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था। ऑप्शन बी, प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत रहा। ऑप्शन सी, वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। ऑप्शन ए 1 3 और 4, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी केवल 1। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी केवल एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो सही कथन होगा वो पहला केवल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासन जमूरिन था। तो इसे मैंने अपने थ्योरी क्लास में भी आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो ये केवल ऑप्शन नंबर ये जो दिया है ना, एक जो दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा कैसे गलत होगा ये जान लो। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। तो 1 साल नहीं रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है, लगभग 8 महीने तक की रहा है केवल, ठीक है। तो वास्को डी गामा कितना महीना रहा है भारत में? तो 8 महीना केवल रहा है, 1 साल नहीं रहा है। तो ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा को पढ़िए, वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। तो 1501 में भारत की यात्रा उन्होंने नहीं किया था। दूसरा जो उनकी यात्रा था वो 1502 में किया था। कितना? तो 1502 में उन्होंने पुनः भारत की यात्रा की। और तीसरा बार जो आया था वो कब आया था? तो 1510 में आया था। कब? तो 1510 में उन्होंने फिर से तीसरा बार आया था। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है, सबसे पहला जो वास्को डी गामा भारत आया था वो 1498 में आया था, ठीक है। तो इन तीनों सीक्वेंस को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा केवल ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से फिर से आप लोगों के लिए कूट प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना है और खुद से आंसर लेने की कोशिश करना है, क्योंकि अभी के टाइम पे ना इसी प्रकार के जो कूट के प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। निम्न का सही मिलान करें। आप लोगों को ना इन दोनों को मिलान करना है, सही आंसर, ठीक है। सबसे पहला ए को पढ़िए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बी नूनो डी कुन्हा, सी पेड्रो अल्वारेज काब्राल और डी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। उसके अलावा पहला को पढ़िए, पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा में बदला जाना। दूसरा सितंबर 1500 में भारत आगमन। तीसरा ब्लू वाटर पॉलिसी। और चौथा 1510 में गोवा पर अधिपत्य। तो क्या इसका आंसर होगा? कूट में दिया गया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। फिर आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर बताऊंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 4 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए निम्न का सही मिलान करें बोला है और इसमें हम लोग मिलान करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला ए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो होगा ना वो 1510 में गोवा पर अधिपत्य किया था। उसके अलावा बी, नूनो डी कुन्हा। तो नूनो डी जो कुन्हा आएगा वो ऑप्शन ए में आ जाएगा, मतलब पहला आ जाएगा। पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा में बदला जाना, ये नूनो डी कुन्हा ने किया था। उसके अलावा सी, पेड्रो अल्वारेज काब्राल। तो पेड्रो अल्वारेज काब्राल जो आएगा वो दूसरा में आ जाएगा। सितंबर 1500 में भारत में उनका क्या हुआ था? आगमन हुआ था। इसके अलावा डी को देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो आएगा वो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के भारत आएगा। और ये जो है ना वो पुर्तगाल का क्या था? तो वो पुर्तगाल का गवर्नर बन करके आया था भारत में। और उन्होंने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी पे ना कुछ लेकर के आया था। उसमें आप लोगों को थ्योरी में भी इसके बारे में पढ़ा दिया हूँ, ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में। मतलब जो 1498 में वास्को डी गामा आया था ना, उसी जो देश है ना उसी से ये भी आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो है वो, ठीक है। और वो समुंदर में क्या चाहता था? एकाधिकार चाहता था और इसलिए भारत में आया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय व्यापारी कंपनी थी। ऑप्शन ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। या ऑप्शन डी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में पहले आने वाले यूरोपीय व्यापारी कंपनी थी। तो भारत में सबसे पहले आने वाला जो यूरोपीय कंपनी था वो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसे पुर्तगीज या पुर्तगाली के नाम से जानते हैं। और कौन आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा आया था। बताया था ना आप लोगों को, पुर्तगाल के लिस्बन से आया था, जो भारत के केरल राज्य में आया था। जहाँ पर क्या नाम था केरल राज्य का उस वक्त? तो वो कालीकट नाम था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। 9वां प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जल। ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। या ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सन 1857 की क्रांति के समय जनरल गवर्नर था। तो 1857 की क्रांति के समय जो जनरल गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। और 1857 की क्रांति के बारे में बताया था ना, जिसका तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो वो बैरकपुर छावनी से हुआ था। और कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, नोट करके रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम था। ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर है लॉर्ड बेंटिंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम था। तो सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून बनाया था उसका जो नाम है वो लॉर्ड बेंटिंग था, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ आप लोगों को और याद रखना है, सती प्रथा पर जो कानून बनाया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 को बनाया था। कब? तो 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और उस कानून का जो नाम था वो बंगाल सती प्रथा विनिमय 1829 नाम था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग आप लोग बोल सकते हो। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप लोगों को पता होगा। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? हड़प नीति लागू किया था। हड़प नीति के चलते जितने भी राजा थे ना, अलग अलग रियासत थे, तो उस राजा की अगर उसका स्वयं का संतान ना होगा तो उसके राज्य को क्या कर लिया जाता था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इस प्रकार की जो हड़प नीति है ना वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए कि इस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्य के प्रति सहायक संधि नीति अपनाई थी। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली या ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कि इस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्य के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई। तो सहायक संधि की नीति जो गवर्नर जनरल ने अपनाया था वो लॉर्ड वेलेजली था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेस्ली करेक्ट हो जाएगा। और ये जो लॉर्ड वेस्ली है ना उसे लॉर्ड वेलेजली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वो लॉर्ड वेलेजली आप लोगों को याद रखना है, जिन्होंने कोलकाता में कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक है, और कब किया था ये बताऊँ ना, तो 10 जुलाई। कब? तो 10 जुलाई 1800 को उन्होंने क्या किया था? ये जो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना किया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1729 या ऑप्शन डी 2001। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है 1829 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो सती प्रथा को जो समाप्त किया गया वो 1829 में समाप्त किया गया। और किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए 1829 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया? ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1857 या ऑप्शन डी 1757। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1858 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया, तो वो 1858 करेक्ट हो जाएगा इसमें। और आप लोगों को अगर याद नहीं आ रहा होगा तो आप लोगों को याद दिला दूं, मैंने अपने पिछले क्लास में आप लोगों को 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ाया था ना, कि 1857 की जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो वो सैनिकों के बीच हुआ था, है ना। और ये जो सैनिक थे वो कौन थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो अलग अलग धर्म के जो लोग थे ना, वो अपनी रोजी रोटी के लिए सैनिक बने हुए थे। तो सैनिकों के बीच ना ये जो चर्बी वाला कारतूस की जो घटना थी ना, तो उससे ना उन्होंने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था, उसको लेकर के जो 1857 की क्रांति का कारण बना था। और ये जो 1857 की क्रांति है उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दबा नहीं सका। तो जब दबा नहीं सका ना, तो क्या किया था, जो ब्रिटेन में महारानी थी ना, जो एलिजाबेथ, है ना, तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहाँ की है, तो वो ब्रिटेन का था। तो ब्रिटेन में जो बैठे महारानी है ना, तो उन्होंने क्या किया था, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रहा था तो उनको समाप्त कर दिया। और 1858 को क्या किया था, ब्रिटेन में बैठ करके खुद शासन करने लगा था। सेम वही प्रश्न पूछा गया है, भारत ब्रिटिश ताज की अधीन कब आया, तो भारत जो ब्रिटिश ताज मतलब ये जो ब्रिटेन में बैठा हुआ जो ताज है ना, मतलब जो महारानी है, उसके अधीन कब आया बोला है, तो 1858 में आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1858 करेक्ट हो जाएगा। और 1857 में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और उसके जस्ट एक साल बाद क्या हुआ था, 1858 में ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया था भारत। तो इस प्रकार से क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिलेट करके पढ़ना है आप लोगों को, डायरेक्ट नहीं पढ़ना है कि ताज के अधीन कब आया, 58 खत्म, ऐसे टाइप से आप लोगों को नहीं पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। इस प्रकार से समझोगे ना तो एक प्रश्न में आप लोगों का कई प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, मतलब घुमा करके भी पूछेगा तो आराम से आ जाएगा आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को अब ध्यान से पढ़िए। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था, ये तो सेम प्रश्न हो गया जी, किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली, ये बिल्कुल नया प्रश्न है। ऑप्शन ए 1853 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी 1947 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1905 ईस्वी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है 1853 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली, तो भारत में सबसे पहली बार जो रेलगाड़ी चला था वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1853 को चला था। और कहाँ से कहाँ चला था ये अगर बताऊँ ना, तो मुंबई से लेकर के ठाणे तक की चला था। कितना किलोमीटर था, तो वो मात्र 34 किलोमीटर था। कितना, तो 34 किलोमीटर चला था जो भारत में पहली रेलगाड़ी चला था वो। और मुंबई से ठाणे तक की उसका जो दूरी था वो था। ठीक है, और स्पेसिफिक डेट बताऊँ ना कि कब ये रेलगाड़ी स्टार्ट हुआ था, तो वो 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। तो इतनी सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1853 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। भारत के प्रथम अभियांत्रिकी महाविद्यालय रुड़की की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1847, या ऑप्शन डी 1901। तो क्या इसका आंसर होगा, तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 1847 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में प्रथम अभियांत्रिकी महाविद्यालय रुड़की की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो महाविद्यालय रुड़की है उसकी स्थापना 1847 में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ना 1847 में ये जो कॉलेज हुआ था ना, तो इस कॉलेज का जो पहला नाम था वो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था। क्या? तो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इसका सबसे पहला नाम था, जिसे क्या नाम से जाना जाता है, अभियांत्रिकी महाविद्यालय रुड़की के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप लोगों को और बताऊं ना कि के बाद दूसरा इसका जो नाम था ना वो 1949 में, कब? तो 1949 में इसका जो एक नाम था वो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की था। क्या? तो 1949 में इसका जो नाम है वो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की था। उसके बाद 2001 में, कब? तो 2001 में इसका जो नाम है ना उसको बदलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, जिसे IIT रुड़की के नाम से जानते हैं अभी हाल ही में। ठीक है, तो वो 2001 में इसका नाम क्या बदल
बदल दिया गया था, आईआईटी रुड़की के नाम से बदल दिया गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1847 को हुआ था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। हड़प नीति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जल, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हड़प नीति के जनक कौन थे? तो हड़प नीति के जो जनक थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो हड़प नीति है ना, वो 1848 से लेकर के 1856 तक के चला था। कितना? तो 1848 से लेकर के 1856 तक की चला था ये जो हड़प नीति है वो। और आप लोगों को हड़प नीति क्या है ये अगर बताऊँ ना, तो हड़प नीति जो है ना, वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। उन्होंने ये कहा था कि जिस भी राजा के अगर स्वयं का पुत्र नहीं होगा, दत्तक पुत्र नहीं चलेगा, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र नहीं चलेगा, स्वयं का पुत्र अगर नहीं होगा ब्लड रिलेशन वाला, तो उसका जितना भी राज्य है उसको हड़प लिया जाएगा और हड़प करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ना उन्होंने कई जो राज्य है ना उसको क्या किया था, अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या किया था, मिला लिया था। तो ये जो है ना वो इस प्रकार की नीति को क्या कहते हैं, हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। और किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यान से पढ़िए। अब आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि प्रश्न क्रमांक 20 होना चाहिए, 1 आ गया। तो देखो प्रश्नों की संख्या पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को ना जो प्रश्न है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यान से पढ़िए। 1857 के प्लासी युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी का नाम था। ऑप्शन ए विंसी टार्ट, ऑप्शन बी जनरल स्मिथ, ऑप्शन सी क्लाइव या ऑप्शन डी कैप्टन हालवेल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी क्लाइव कलेक्ट हो जाएगा। कैसे? 1857 के प्लासी युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी का नाम था। तो 1857 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसका ब्रिटिश नेतृत्व करने वाले जो अधिकारी था वो लॉर्ड क्लाइव था, ये आप लोगों को याद रखना है 1857 के प्लासी युद्ध के समय, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो प्लासी का युद्ध है वो किसके किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो अंग्रेज मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो थे ना सिराजुद्दौला, तो उसके बीच ये प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें कौन विजयी हुआ था? तो अंग्रेज जो है वो विजयी हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और प्लासी के युद्ध का स्पेसिफिक डेट क्या था? तो वो 23 जून को हुआ था। कब? तो 23 जून 1757 को हुआ था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? ये तो सेम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 जैसा। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो वो 1757 को हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये जो प्लासी का युद्ध है वो अंग्रेजों के बीच और किसके बीच हुआ था? वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है ना। तो ये कब हुआ था? तो 23 जून को हुआ था। कब? तो 23 जून 1757 को हुआ था। ये जो प्लासी का युद्ध है वो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो है ना वो विजयी हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। अवध का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन ए सआदत अली, ऑप्शन बी सआदत खां, ऑप्शन सी वाजिर अली या ऑप्शन डी वाजिद अली। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? एटलीस्ट गेस तो कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अवध का अंतिम नवाब था, तो अवध का जो अंतिम नवाब था वो वाजिद अली था, ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न है ना वो पूछे जाते हैं कभी कभी, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को नोट करके रखना है। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को अब ध्यान से पढ़िए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सुरक्षा घेरे की नीति, ऑप्शन बी समानता एवं संघर्ष की नीति, ऑप्शन सी समानता एवं पार्थक्य की नीति या ऑप्शन डी संघ की नीति। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा घेरे की नीति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा जाता था? तो इस नीति को जो कहा जाता था वो सुरक्षा घेरे की नीति कहा जाता था। आप लोगों को थ्योरी में भी पढ़ा दिया हूँ। और सुरक्षा घेरे की नीति क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नीति जारी किया था जिसके अंतर्गत जितने भी अलग अलग राज्य थे, मतलब जितने भी अलग अलग राजाएं थे, तो उस राजाओं को ये कहा गया था कि आप हमारे जो सैनिक है ना उसका सुरक्षा रख लीजिए। मतलब ना मैं अपना सैनिक को आप लोगों के राज्य में भेजता हूँ जो आपको ना बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करेगा, और सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ आपको ना आपकी रक्षा भी करेगा। तो इस प्रकार की जो नीति है ना तो उसका सुरक्षा घेरे की नीति के नाम से जाना जाता है। और ये जो अंग्रेजों की जो सेना थी ना जिसको अलग अलग राज्यों में सुरक्षा घेरे के नाम पर भेजा गया था, और इस अंग्रेजों की जो सेना था उसका जो खर्चा है वो पूरा ये राज्य ही वही वहन करेगा। तो इस प्रकार की जो नीति थी ना वो सुरक्षा घेरे की नीति कहा जाता था, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नीति लाया था। और इसका जो तमाम खर्चा है वो जिस राज्य में जो सैनिक रहेगा उस सैनिक का खर्चा कौन करेगा? तो खर्चा का वहन जो करेगा वही राज्य करेगा उस सैनिकों का। लेकिन सैनिक जो था वो किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो इस प्रकार से ना अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाह रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो अंग्रेज थे वही। ठीक है, तो इस नीति को क्या कहा गया? सुरक्षा घेरे की नीति कहा गया, ताकि बाहरी आक्रमण इन राजाओं पर आक्रमण ना कर सके, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। तो इस प्रकार से जो नीति है ना वो लगाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे ही जब भी क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।